ओडिशा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया। चुनाव से पहले भवानीपटना की रैली में विजय मानकर के द्वारा उठाए गए मुद्दे बन सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस और भाजपा के लिए कड़ी चुनौती। 2019 में ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा यहां पर होने जा रहे चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों के द्वारा वोटरों के बीच अपनी पैर जमाने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। वहीं इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पहली बार अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया राज्य के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है, जिससे यहां का राजनीतिक समीकरण दिलचस्प हो गया है। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर और प्रदेश कमेटी के द्वारा पिछले 1 वर्ष से निरंतर यहां पर लोगों के बीच पहुंचकर अपनी सभाओं के माध्यम से लोगों के अधिकारों और विकास के लिए संघर्ष किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व विजय मानकर ने ओडिशा के भवानीपटना में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उनके विचार लोगों को इस कदर प्रभावित करते नजर आए कि आगामी समय में ओडिशा के भीतर बीजेपी, कांग्रेस और भाजपा को एपीआई से ही कड़ी टक्कर मिलेगी। इसका एक नज़ारा आचार संहिता लागू होने से पूर्व भवानीपटना की रैली में दिखाई दिया, जहां हजारों लोगों ने विजय मानकर की नीतियों पर विचार करने का मन बना लिया है। साथ ही उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में शामिल कृषि और किसान की समस्या, दलित आदिवासी अत्याचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महानदी जल विवाद प्रमुख है। सरकार ने आज तक इन मुद्दों को तवज्जो नहीं दिया है, जिसके चलते अब यह मुद्दे यहां पर चुनाव से पहले सिर उठाने लगे हैं। साथ ही राज्य में खदान और चिटफंड घोटालों को एपीआई ने अपने चुनावी नीति अभियोजन का हिस्सा बनाकर सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती पेश की है। कुल मिलाकर कहे तो 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें कांग्रेस और भाजपा से कहीं अधिक एपीआई की वजह से बढ़ने वाली है। इसके पीछे प्रमुख कारण अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर के द्वारा चुनाव पूर्व भूमिहीन आवासहीन लोगों के लिए चलाए गए आंदोलन को प्रमुख माना जा रहा है, क्योंकि आज भी ओडिशा में दलित आदिवासियों के साथ ही ओबीसी वर्ग की स्थिति ठीक नहीं है। लाखों परिवार गरीबी, भूखमरी और तंगहाली का जीवन जीने मजबूर है। साथ ही रोजगार की समस्या ओडिशा के लिए चिंताजनक है। यहाँ हजारों परिवार रोजाना मजदूरी के लिए ओडिशा से अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं। यही वो मुद्दे हैं जिन्हें एपीआई ने प्रमुखता के साथ इस चुनाव में उठाकर अन्य दलों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आज अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ये जो सभा है, जो जनसभा है, ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन जो है वो कुछ खास मकसद से जो है वो आज आयोजित किया गया है। क्या खास मकसद से आयोजित किया गया है? आप लोग सब जानते हैं कि आने वाले अप्रैल से मई महीने में भारत के अंदर देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, जहां हम देश के तमाम लोग 543 लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट चुनेंगे, ताकि सेंटर में हम जो है देश में नई गवर्नमेंट बने। उसी के साथ उड़ीसा के 147 विधानसभाओं में 147 एमएलए हम लोगों को चुनना है, जिससे उड़ीसा में एक स्टेट गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट बने। ये आप लोग सब जानते हैं कि चुनाव की शुरुआत लगभग हो गई है। लगभग जो है वो 10 दिन के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिक्लेयर होगा, और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है डिक्लेयर होकर फॉर्म भरने की शुरुआत मार्च महीने से होगी। इसलिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ये जो सभा है, ये विशेष सभा है, क्योंकि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ये सभा एक तरह से हम लोगों ने उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही चुनाव का बिल्कुल उसकी शुरुआत, कैंपेन की शुरुआत कर ली है। और मैं आप लोगों से ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो आप तमाम लोगों की पार्टी है, जो गरीब लोगों की पार्टी है, जो वंचित लोगों की पार्टी है, जो पिछड़े लोगों की पार्टी है, जो गरीब लोगों की पार्टी है, जिनके साथ भेदभाव हुआ है उन लोगों की पार्टी है, उड़ीसा के लोगों की पार्टी है, भारत के लोगों की पार्टी है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया उड़ीसा राज्य में 21 लोकसभा और 147 में 140 से ज्यादा विधानसभा की सीटें लड़ाने जा रही है उड़ीसा के अंदर, ताकि उड़ीसा के अंदर एक नई गवर्नमेंट प्रस्तापित हो सके और उड़ीसा से लोग जीतकर पार्लियामेंट में भी जा सके।
इस काम के लिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया 21 लोकसभा की सीटें और 147 में लगभग 140 से ज्यादा एमएलए की सीटें यहां लड़ाने की जो है वो तैयारी कर रही है। और वो चुनाव की प्रचार की शुरुआत हम लोगों ने भवानीपटना से करने का जो है वो निर्णय किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, आप लोग सब जानते हैं कि भारत की एक सबसे यूनिक पार्टी है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया भारत की वो एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी के कंपैरिजन में और देश की कोई पार्टी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये देश की एकमात्र पार्टी है जो 4 चीजों पर आधारित है। कौन सी वो 4 चीजें हैं? भारत का संविधान, मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून, तीसरा अम्बेडकरिज्म, और चौथा जो मैंने खोज की है, जो मैंने इन्वेंशन किया है, अनेक अंगों मग्गों। दैट मीन्स अ पाथ ऑफ मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो एपीआई ये देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारत के संविधान पर केवल बात नहीं करती, उस पर काम करती है। भारत के अंदर भारत ने जो मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून को हमने साइन किया, उसके ऊपर काम करने वाली एपीआई ये पहली पार्टी है। अम्बेडकरिज्म जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें विचार दिया, तत्व ज्ञान दिया, नीति दी, उसको लेकर चलने वाली एपीआई एकमात्र पार्टी है। और विज्ञान, सत्य और मानवता, अनेक अंगों मग्गों, विज्ञान, सत्य और मानवता, अनेक अंगों मग्गों, यानी कई लॉज और कई सॉल्यूशंस पर काम करने वाली एपीआई ये देश की एकमात्र पार्टी है। ये एपीआई के कंपैरिजन में देश में और कोई पार्टी नहीं आ सकती। ना बीजेपी इसके कंपैरिजन में आ सकती है, ना बीजेडी इसके कंपैरिजन में आ सकती है, ना कांग्रेस इसके कंपैरिजन में आ सकती है। देश की कोई पार्टी के पास में ये 4 चीजें नहीं है, इसलिए वो एपीआई से कंपैरिजन में कहीं नहीं आ सकती। ये पहली बात है जिसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा, एपीआई ये एक राज्य की पार्टी नहीं, एक जाति और धर्म की पार्टी नहीं, ये भारत के 130 करोड़ भारतीयों की, देशवासियों की पार्टी है। ये पूरे देश की पार्टी है। और एपीआई केवल एक स्टेट में नहीं है, केवल उड़ीसा में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं है, केवल यूपी में नहीं है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश के 20 राज्यों में फैल चुकी है और आने वाले लोकसभा में हम 20 राज्यों में 200 से ज्यादा सीटें लेकर, 60 लाख से ज्यादा वोट लेकर देश की पहले 15 पार्टियों में आने की कोशिश कर रहे हैं। एपीआई देश में पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अखिल भारतीय स्तर पर ये पार्टी पूरे 20 राज्यों में है। 200 से ज्यादा सीटों को हम लड़ाएंगे और 60 लाख से ज्यादा वोटिंग लेकर इस देश में हम आगे आएंगे। और आपसे ये मैं कह रहा हूं कि अगर सब ठीक हुआ तो अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी अभी आपने जाके गंगा में पाप धोया। अरे पाप धोने की आपको नौबत क्यों आई? इतना पाप किया ही क्यों गंगा में जाने लायक? अगर आप देश के प्रधानमंत्री थे, अच्छे प्रधानमंत्री थे, तो अच्छा काम करना चाहिए था। इतना पाप क्यों किया कि गंगा में जाकर आपको जो है नहाना पड़ा, पाप धोना पड़ा? देश के अंदर में ये प्राइम मिनिस्टर पहला प्राइम मिनिस्टर है जिनको भारत के लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर जो है एक अवार्ड देना चाहिए। क्या अवार्ड देना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को 2019 में भारत की जनता एक अवार्ड देगी और उस अवार्ड को मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं और मोदी जी को ये अवार्ड में 2019 में देने वाला हूं। क्या अवार्ड देने वाला हूं? भारत का, सॉरी भारत का नहीं, गलत बोल दिया, दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री। ये बीजेपी आरएसएस के लोग, हम इनको चड्डीधारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चड्डीधारी। ये पहले हाफ पैंट पहना करते थे, मेरे वजह से फुल पैंट पहनने लग गए। मैंने 2008 में कहा
नागपुर में ये काली टोपी वाले लोगों को, यार शर्म करो। बच्चा 18 साल का होता है, फुल पैंट पहन लेता है, आप 80 साल के हो गए, अभी भी हाफ पैंट में घूम रहे हो। तब जाके जो है मोहन भागवत जी को लगा कि नहीं, हमको हाफ पैंट में नहीं घूमना चाहिए। मेरे वजह से काली टोपी वाले आरएसएस लोगों को हाफ पैंट पहनने की समझ आई देश के अंदर, तो उनको हम चड्डीधारी कहते थे। और अब ये चड्डीधारी के साथ एक नया लड़का आ गया, भाई बहन का परिवार, ये जनेऊधारी बन गया। एक चड्डीधारी बन गया, एक जनेऊधारी बन गया। और नवीन पटनायक, मैं नहीं बोलूंगा लुंगीधारी है, धोतीधारी है, क्या है ये आप डिसाइड करो, उड़ीसा के लोग डिसाइड करो। आप उसको लुंगीधारी बोलोगे, आप उनको धोतीधारी बोलोगे, या आपको नवीन पटनायक जी को क्या बोलना है बोलो। मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, इनका मजाक उड़ाना ये मेरा मकसद नहीं है, मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री डिक्लेयर किए गए कि प्रपोज कैंडिडेट है कि भाई अगर बीजेपी जीतेगी तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो बीजेपी के लोगों ने एक इस तरह का एक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जाहिर किया था। 2014 में एक इस तरह का घोषणा पत्र जाहिर किया था। उसकी मोटी मोटी बातें थी। क्या मोटी मोटी बातें थी? नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बना, हर साल 2 करोड़ लोगों को मैं जो है वो रोजगार दूंगा। अभी हमारी CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट क्या कह रही है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ये कह रही है कि रोजगार भारत में बढ़ा नहीं है। पिछले 45 साल में जितनी बेरोजगारी देश में नहीं थी, CMI और NSSO की रिपोर्ट ये कह रही है कि पिछले 45 साल में जितने लोग बेरोजगार नहीं थे, वो बेरोजगारी देश में आई है। और मैं समझता हूं कि उड़ीसा के लोगों को बेरोजगारी क्या होती है अच्छे से मालूम है। पर्टिकुलरली पश्चिम उड़ीसा के लोग आज भी बंबई में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो है, दिल्ली में, पश्चिम उड़ीसा के लोगों को माइग्रेट करके जो है अपनी रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। पश्चिम उड़ीसा के अंदर जो बेरोजगारी है, ये बीजेडी की गवर्नमेंट, उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट, बीजेडी और बीजेपी की गवर्नमेंट ने पश्चिमी उड़ीसा के लोगों को यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाई, यहाँ पानी नहीं लाया, यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं लगाई। ऐसा कहा जाता है कि नवीन पटनायक जी की सरकार और इनका जो बजट है उसमें उड़ीसा में एजुकेशन की, शिक्षा की हालत सबसे बुरी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, उसकी हालत सबसे बुरी है। उड़ीसा के 50% से ज्यादा आबादी ये भूमिहीन है, उनको खेती करने के लिए जमीन नहीं, रहने के लिए घर नहीं। उड़ीसा के अंदर ओबीसी 50% है, लेकिन ओबीसी को उड़ीसा में 9%, 10% आरक्षण है। ओबीसी का यहाँ पर बजट नहीं है। यहाँ पर जो है वो आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब आदिवासियों को जंगल से निकालने की तैयारी उड़ीसा की गवर्नमेंट और बीजेपी की तमाम स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो जंगल को खाली कराना चाह रही है, आदिवासियों को जंगलों से निकालना चाह रही है। किस लिए निकालना चाह रही है? ताकि वो जमीन निकालकर अंबानी, अडानी और इस तरह के जो कंपनीज है, उद्योगपति है, उनको वो जमीन दे दी जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा। CMI और NSSO की रिपोर्ट ये कह रही है कि पिछले 45 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी, उतनी बेरोजगारी आज आ गई है। और पिछले डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद, पर्टिकुलरली नोटबंदी के बाद भारत में 3% का GDP कम हुआ, 3% का GDP कम हुआ और 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां डिमोनेटाइजेशन के बाद चली गई है। आने की बात दूर है, चले गई है। और नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैंने 13 करोड़ के मुद्रा लोन दिए, 6.25 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा लोन दिए। मुद्रा लोन का एवरेज
केवल 47,000 रुपए आता है। 47,000 रुपए में वो खुद की दुकान भी नहीं लगा सकता, तो वो दूसरे को रोजगार क्या देगा। ये नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, उसके वजह से भारत के अंदर जो युवा है वो युवा बेरोजगार हुए हैं और दर दर की ठोकरें खाते हुए जो है वो घूम रहे हैं। ये पहली बात है जिसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्यों नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हमें बदलना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 15 लाख रुपया निकालूंगा, काला धन निकालूंगा और 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में डालूंगा। भारत के लोग कोई बताए आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आया? जम से बोलो, 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया? नहीं आया। 15 लाख तो छोड़ो, 15,000 भी आया? 15,000 आया? नहीं आया। देश का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालूंगा, 15 लाख रुपए नहीं आया। आप झूठ कह रहे हैं, कितना झूठ बोलोगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपने कहा था नोटबंदी करते वक्त, जब आपने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद किया, उसके बाद आपने ये कहा था कि हम काले धन को बाहर लाएंगे, हम काले धन को बाहर लाएंगे। अब मजे की बात देखिए, भारत के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको ये नहीं मालूम कि देश में काला धन कितना है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये नहीं मालूम कि काला धन कितना है, या इस प्राइम मिनिस्टर को मालूम है कि काला धन कितना है, काला धन कहां है। और चौकीदार चोर हो गया है। चौकीदार क्या हो गया है? चोर हो गया है। चौकीदार कहता है कि मैं पहरा दे रहा हूं, ये देश में से एक पैसा भी नहीं जाएगा। पड़ोसी देश अगर आंख दिखाएगा तो हम उनकी आंख निकाल लेंगे। अभी हमारे 40 जवान शहीद हुए, हम राही देख रहे हैं कि कब पड़ोसी देश की आंख निकलेगी। आंख निकलना तो दूर, वो हमको आंख दिखा रहा है, वो आंख दिखा रहा है। और 56 इंच के सीने की हवा 0 हो गई। 56 इंच के सीने की हवा कितनी हो गई है? 0 हो गई है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे थे कि काला धन हम बाहर निकालेंगे, आपके अकाउंट में 15 लाख देंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि 2-2 मोदी भाग गए, 2-2 मोदी भागे। नाम क्या है? मोदी। कौन सा मोदी? ललित मोदी, नीरव मोदी, चौकसी भाई, संदेशिया, विजय माल्या, जितने लोग बैंक का पैसा लेकर भागे उसमें 90% गुजराती। 90% कौन है? गुजराती है। गुजरात का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद गुजराती बैंक का लोन ले लेकर भागे, और वो कोई 100-200 रुपया लेकर नहीं भागे, लाखों करोड़ रुपया लेकर भागे। बैंक का आज जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो 13 लाख करोड़ रुपया ये बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। 13 लाख करोड़ रुपया बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। 100 लाख करोड़ रुपया देश में इलिसिट इकोनॉमी है, इलीगल इकोनॉमी है। और नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं ये जो है ब्लैक इकोनॉमी को बाहर निकालूंगा। देश में कोई ब्लैक इकोनॉमी बाहर नहीं निकली, जो थी उसको भी लोग लेकर भागे। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। चौथी बात, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। ये प्राइम मिनिस्टर की आवास योजना अगर मीडिया के लोग देख रहे हैं तो मेरी आवाज भारत के लोगों तक पहुंचाए और प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय तक मेरी आवाज को पहुंचाए, क्योंकि पूरे देश में 20 राज्यों में मैं बड़ी बड़ी जनसभाएं करने वाला हूं। इसकी शुरुआत हो गई है। 50 से ऊपर जनसभाएं मैं 20 राज्यों के अंदर करूंगा और नरेंद्र मोदी जी को जो है इस देश में एक्सपोज कर दूंगा। मैं जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दूंगा। भाई बहन की कांग्रेस, करप्ट कांग्रेस को देश में एक्सपोज कर दूंगा। और आप लोगों ने यदि मौका दिया तो बीजू जनता दल को, नवीन पटनायक जी को भी थोड़ा रिटायरमेंट देने का समय उड़ीसा में आ गया। उड़ीसा में भी उनको रिटायर करने का समय आ गया है। नवीन पटनायक जी बहुत दिन काम कर करके थक गए, अभी उनको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। कोल स्कैम, चिट्स फंड स्कैम, शारदा स्कैम, ये बहुत सारा घोटाला मुझे पता चला है।
आपको पता चला है कि उड़ीसा में पटनायक गवर्नमेंट ने किया। कौन कौन सा घोटाला किया आप बोलो, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। कोल माइन का घोटाला किया या नहीं किया बीजेडी सरकार ने? जम से बोलो, आवाज जाना चाहिए। किया या नहीं किया? चिटफंड का किया कि नहीं किया? शारदा का किया कि नहीं किया? हाँ, तो नवीन पटनायक जी ने भी घोटाला किया। आपको स्कूल नहीं दी, आपको डॉक्टर नहीं दिए, आपको जमीन नहीं दिए, आपको घर नहीं दिए। तो अब मुझे लगता है नवीन पटनायक जी को भी रिटायर करने का समय आया हुआ है। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये 350 स्क्वायर फीट का आधुनिक स्लम है, आधुनिक स्लम है, मॉडर्न जीटो है, आधुनिक झोपड़पट्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला ऐसा आदमी है जिसने भारत के 5 लोगों के परिवारों को एक रूम, एक किचन और एक टॉयलेट बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि 350 स्क्वायर फीट के अंदर, 350 स्क्वायर फीट के अंदर क्या 5 लोगों का परिवार रह सकता है या नहीं रह सकता? आप ये मुझे बताइए। 350 स्क्वायर फीट में जैसे बंबई के चाल में लोग रहते हैं, और बंबई के चाल में लोगों को अगर आपको देखना है तो बॉम्बे की चाल में जाकर देखिए। एक रूम, एक किचन में 2 परिवार, 3 परिवार रहते हैं, और ये उनका आलम है, ये उनकी हालत है कि हस्बैंड वाइफ को एक को छत पे छोड़ना पड़ता है, एक को जो है वो घर में सोना पड़ता है। बच्चे अगर पढ़ते हैं तो माँ बाप को बाहर जाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये 350 स्क्वायर फीट ये देश के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं। मोदी जी, इस देश में जमीन है, इस देश में पैसा है। अगर इस देश में जमीन है और इस देश में पैसा है तो सारे लोगों को कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का मकान क्यों नहीं दिया जा सकता? 1000 स्क्वायर फीट का मकान क्यों नहीं दिया जा सकता? ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर देश के अंदर सरकारी जमीन है, अगर सीलिंग लॉ के अंदर जमीन है, अगर बजट में पैसा है, तो जो भूमिहीन परिवार है उनको इस देश में जमीन क्यों नहीं दी जा सकती? ये बात मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, और ये बात मैंने केवल की नहीं, ये बात मैंने किया। और मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जब मैंने भारतीय स्टेट को और ओडिशा स्टेट को बाइंड किया तो 24 जून 2017 को ओडिशा के सरकार को मजबूर होकर ये ऑर्डर देना पड़ा कि ओडिशा के जितने भूमिहीन लोग हैं उनको हम ओडिशा में भूमि देंगे। 10 एकड़ भूमि ओडिशा के हर भूमिहीन परिवार को मिलना चाहिए। ये ओडिशा की सरकार सोई हुई थी, उसको मजबूर करने वाला लीडर आपके आगे खड़ा है जिसने आपको जमीन दिलवाने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया। तो भारत के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अभी ये भाई बहन आ गए, प्रियंका जी आ गई। प्रियंका जी आकर जो है अपना फेस पे कैमरा लगाकर देश के लोगों का वोट मांगना चाहती है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का फेस गोरा हो सकता है, किसी का सांवला हो सकता है, हमको उससे कुछ नहीं कहना है। लेकिन भाई बहन क्या परिवार और नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार, अभी मैं आपको डेटा देता हूं। क्या डेटा दे रहा हूं? ये 70 सालों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलके देश को क्या किया, क्या हाल किया। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 213 कंट्रीज एंड स्टेट है, 193 कंट्रीज है। दुनिया की 193 कंट्रीज में भारत का क्या रिकॉर्ड है, मैं आपको डेटा दे रहा हूं। 2018-19 का डेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम 130वें नंबर पर है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी महिला स्त्री पुरुष समानता में 127वें नंबर पर है। जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 108वें नंबर पर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र के इंडेक्स में 42वें नंबर पर है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी आर्थिक स्वतंत्रता का इंडेक्स 130वें नंबर पर है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 93 नंबर पर है। यूथ प्रोग्रेस इंडेक्स 93 नंबर पर है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स समावेशक विकास
77 देशों में 62वें नंबर पर है। वेल्थ इनइक्वालिटी इंडेक्स 132वें नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 130वें नंबर पर है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 177वें नंबर पर है। नंबर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट 148वें नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 138वें नंबर पर है। एक्सपेक्टेड ह्यूमन कैपिटल 158वें नंबर पर है। शिक्षा का इंडेक्स 145वें नंबर पर है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है 115वें नंबर पर है। और दुनिया के तमाम जो इंडेक्स है, इंडिकेटर है, नंबर है, उसमें भारत पीछे है। तो भारत दुनिया के हर फील्ड में 70 साल हो गए, ये कोई 1-2 साल नहीं है। कांग्रेस को आपने वोट दिया, आपने बीजेपी को वोट दिया, आपने बीजू जनता दल को वोट दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपने बीजेपी को वोट दिया, आपने बीजेडी को वोट दिया। 70 साल देश को आजाद हो गए। आज तक भारत हर इंडिकेटर पे, हर सूचकांक पर बहुत पीछे है। और अगर भारत पीछे है तो इसका कारण है 4 कारण। क्या 4 कारण है? इसको मैं C4 कहता हूं। क्या कहता हूं? C4 कहता हूं। क्या C4 है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। भारत अगर पीछे है तो वो 4 C4 के वजह से है। कौन से 4 C4 है? पहला, देश में जाति का भेदभाव है। दूसरा, जातीय पूंजीवाद है। तीसरा, संप्रदायवाद है। मुस्लिम को मारो, क्रिश्चियन को मारो, बुद्धिस्ट को मारो, कश्मीरियों को मारो, ये तमाम भारत के अंदर भेदभाव है। चौथा, जब सरकार अच्छे से नहीं चलती है और जब रिपोर्ट देने का समय आता है, जब चुनाव में जाने का समय आता है, जब परफॉर्मेंस देने का समय आता है, तो उसी समय में देश के अंदर में हमला हो जाता है, सैनिक मर जाते हैं, कोई अकाउंटेबल नहीं। 300 किलो RDX भारत में कैसा आया, कैसे डिटोनेट हुआ, सैनिकों को आपने हवाई जहाज से एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया? 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा कुंभ को दिए, उससे ज्यादा साधु के पेंशन पर आप पैसा दे रहे, लेकिन सैनिकों को आप पेंशन नहीं देते, सैनिकों को ड्रेस नहीं देते, सैनिकों को हथियार नहीं देते, सैनिकों को आप रोड पर ले जाने के लिए छोड़ देते हो, प्लेन से नहीं भेजते हो। और चुनाव के समय में आपके ओवरसाइट के वजह से, आपके इंटेलिजेंस फेलियर के वजह से देश के अंदर में जो है वो समस्या निर्माण होती है। तो इसलिए भारत के अंदर ये 70 साल यदि भारत तो तमाम चीजों में पीछे है, तो उसका कारण है कि भारत में C4 है। तो भारत में क्या ये देश अच्छा नहीं हो सकता? क्या ये देश समृद्ध नहीं हो सकता, अमीर नहीं हो सकता? क्या ये देश आगे नहीं जा सकता? क्या आप लोग पढ़े लिख के अमीर नहीं हो सकते? क्या आपको खेती नहीं मिल सकती, आपकी खेती प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती? क्या आपको घर नहीं मिल सकता? क्या आपके इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती? सब हो सकता है। मैं भारत का पहला लीडर हूं जिसने ये कहा कि इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, इंडिया इज अ रिच कंट्री विद पुअर पीपल। इंडिया इज अ रिच कंट्री विद पुअर पीपल। भारत गरीब देश नहीं है, भारत अमीर देश है, लेकिन यहाँ लोगों को गरीब रखा गया है, यहाँ लोगों को गरीब रखा गया है। और भारत यदि आज GDP में 5वें नंबर पर आ रहा है, नेचुरल संपत्ति में 11वें नंबर पर है, आने वाले 8 साल में, 10 सालों में भारत, अमेरिका, चाइना, ये 3 बड़ी जो है वो इकोनॉमिक पावर होंगी, मिलिट्री पावर होंगी। तो फिर क्या कारण है कि भारत के 130 करोड़ लोगों में भारत की 100 करोड़ जनता को पीछे रखा गया है? और इसका पीछे रखने का कारण ये C4 है। और इसको समाप्त करने के लिए अनेक अंगो मग्गो यानी कई कानून, कई नीतियों का मार्ग
और अम्बेडकरिज्म, ये इसका समाधान है, ये इसका समाधान है, ये इसका समाधान है, ये इसका सलूशन है। अब लोग कहते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो सकती। मैं कहता हूं 3 चीजों में गरीबी दूर हो सकती है, सिर्फ 3 चीजें। मैं आपको केवल 3 चीजें बताता हूं। केवल 3 चीजें अगर भारत में लागू कर दी जाए, ध्यान से सुनिए, महिलाएं, बच्चे और पुरुष, युवा, बुजुर्ग और रोड पर जाने वाले लोग सब ध्यान से सुनिए। आपके फायदे की बात बोल रहा हूं, आपके अधिकार की बात बोल रहा हूं। दूसरा लीडर आपको ये नहीं बताएगा मोदी जी आएंगे ताली बजा के चले जाएंगे, राहुल गांधी आएंगे ताली बजवा के चले जाएंगे, नवीन पटनायक आएंगे आपको घुमा घुमा के जो है वो पूरी में लेकर जाएंगे। मैं पहला लीडर हूं जो आपके अधिकार की बात बता रहा हूं। 10 साल में गरीबी को समाप्त किया जा सकता। कितने सालों में? कितने सालों में? अच्छा आप बताइए, आपको गरीब रहना है या अमीर बनना है? ये जम से बोलो, ऐसे आवाज में नहीं चलेगा। आपको गरीब रहना है ना? गरीब रहना है? क्या करना है? पक्का 10 साल में भारत के अंदर एक भी गरीब नहीं रहेगा। ऐसे 3 ही पॉलिसी बता रहा हूं। कौन सी 3 पॉलिसी है? सुन लीजिए। सिटीजन्स इनकम राइट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड E4H2S2R2। E4H2S2R2। सुनिए क्या है सिटीजन्स इनकम राइट? सिर्फ सिटीजन्स इनकम राइट, नागरिकों का इनकम का अधिकार। हम भारत के नागरिक है ना? नागरिक है या नहीं ये बताइए? सिटीजन्स, हम भारत के नागरिक है या नहीं है? नागरिक है। तो इस देश में बच्चा, बैठ जाइए शांति से, शांति से बैठ जाइए, कुछ नहीं हुआ, बैठ जाइए। क्या हुआ है? अच्छा कुत्ता है यार, जाने दीजिए, वो भी सुनने आया, समझदार है। और ये चौकीदार अच्छा है, कम से कम रात को जागता है। ये चौकीदार अच्छा है, कम से कम रात को जागता है। हमारा चौकीदार तो सिर्फ जागने का जो है वो ढोंग करता है। तो बैठ जाइए, कुत्ता है, कुछ नहीं है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। शांति से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, शांति मेंटेन करना है। तो हर नागरिक को बच्चा पैदा होते से ही, ध्यान से सुनिए, जिस समय किसी परिवार में बच्चा पैदा हो जाए, पैदा होते से ही जैसी उसकी बर्थ सर्टिफिकेट बनती है वैसे उसका आधार बनाया जाए। क्या बनाया जाए? आधार बनाया जाए। और पहले महीने में ही बच्चे के अकाउंट खोला जाए, आधार कार्ड बनाया जाए, अकाउंट खोला जाए और बच्चा पैदा होते ही हर महीने उस बच्चे के अकाउंट में 1000 रुपया से 1200 रुपया जमा किया जाए। भारत के हर बच्चे को, हर बड़े को मरते दम तक 1000 से 1200 रुपए दिया जाए। देश के 130 करोड़ लोगों को यदि 1000 रुपए महीना दिया जाए तो भारत में एक भी भारतीय भूखा नहीं सोएगा। एक भी भारतीय भूखा नहीं सोएगा। पहली बात सिटीजन्स इनकम राइट, नागरिकों का आर्थिक अधिकार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम है? आप बीपीएल है, बीपीएल में बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवारों को हर महीना जब तक देश से गरीबी समाप्त नहीं होती, जब तक देश से गरीबी समाप्त नहीं होती, वो गरीब परिवारों को हर महीना हर व्यक्ति को 800 से 1000 रुपया
दिया जाए, लेकिन उसकी सब्सिडी राशन की बंद ना की जाए। उसके एडिशन में, उसके प्लस में 800 से 1000 रुपया उसके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाए, तो भारत का कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, उसकी गरीबी दूर होने की शुरुआत हो जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात, E4H2S2R2, E4H2S2R2 क्या? E4 एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंडाउमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स, सोशल सिक्योरिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। क्या? शिक्षा 12वीं तक तमाम लोगों को सस्ती और फ्री शिक्षा मिले, क्वालिटी की शिक्षा मिले, यूनिफॉर्म एजुकेशन मिले, 3 सिलेबस नहीं एक ही सिलेबस हो, और अंबानी का बच्चा भी हो तो वो टोम गंडा पाड़ा के बच्चों के साथ उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। तब जाके भारत में एक जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज होगा। हर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, ये सस्ती होगी, फ्री होगी। 12वीं तक एजुकेशन देने की जरूरत है। हायर एजुकेशन को बिल्कुल सस्ता करने की जरूरत है। हायर एजुकेशन अभी 23% केवल भारतीय हायर एजुकेशन में है, उनको 75-80% तक भारतीयों को उच्च शिक्षा देने की जरूरत है। ये पहला फॉर्मूला है E4 का। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। हमारे देश में हर साल 1 करोड़ 10 लाख रोजगार निर्माण करने की जरूरत है। 1 करोड़ 10 लाख रोजगार निर्माण करने की जरूरत है। वो किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? स्मॉल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज को हम बढ़ाएं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो खेती है उस पर आधारित इंडस्ट्रीज को डेवलप करे, तो बड़े पैमाने पर रोजगार डेवलप किया जा सकता है। और उद्योग करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों को सस्ते में लोन मिले, और SC/ST माइनॉरिटीज के लोगों को, BT&T के, OBC के लोगों को बगैर कोलैटरल यानी बगैर जमीन या घर को गिरवी रखे लोन मिलना चाहिए। ये अगर पॉलिसी को लागू कर दिया जाए तो भारत में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, रोजगार हर एक को मिल सकता है। ये दूसरा फॉर्मूला है E4। तीसरा क्या फॉर्मूला है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्योग करना, इसके लिए स्पेशल पॉलिसी बनाई जा सकती है। चौथा, एंडाउमेंट यानी संपत्ति। अभी संपत्ति कैसे निर्माण की जा सकती है मैं आपको बताता हूं। आप उड़ीसा में 50% से ज्यादा लोग भूमि हैं, और इसलिए आप गरीब हैं। आप गरीब क्यों हैं? क्योंकि आपके पास जमीन नहीं। तो जब मैंने पिटीशन किया ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ में, तो मैंने ये पिटीशन किया, और अब ये पॉलिसी, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉलिसी से बता रहा हूं। अभी कांग्रेस, बीजेपी, BJD का घोषणा पत्र भी नहीं बना। हमारा पॉलिसी कमिटमेंट बन के तैयार है। हम 5 तारीख जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद API ये पहली पार्टी होगी जो पूरे देश की नीति डिक्लेयर करेगी, और उड़ीसा की भी नीति को डिक्लेयर करेगी। तो मैं इसमें से आपको बता रहा हूं, उड़ीसा में आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपके पास जमीन नहीं। तो जब मैंने पिटीशन किया, आपके स्टेट को भी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी किया, तो मैंने कुछ बातें उसमें लिखी। क्या लिखी? कि भाई उड़ीसा के हर परिवार को 10 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपको जमीन चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, घर नहीं है, घर के लिए जमीन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? बराबर है। दूसरी बात, और अगर उड़ीसा में जमीन खत्म हो गई सरकार की, मान लीजिए सरकारी जमीन समाप्त हो गई, तो क्या किया जा सकता है? बजट से पैसा बनाकर एक फंड बनाया जा सकता है। वो फंड से
जिनके पास गजपति लोगों के पास जमीन है, पंडा पुरोहितों के पास, पटनायक के पास ज्यादा जमीन है, उनकी जमीन को खरीदा जा सकता है और SC ST OBC माइनॉरिटीज को दिया जा सकता, ये किया जा सकता है। उसके बाद भी यदि जमीन नहीं हो, उसके बाद भी यदि जमीन नहीं हो तो हर परिवार यदि जमीन नहीं दे सकते तो उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए का FD कर देना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट, जिसके इंटरेस्ट से उसको हर महीना पैसा मिलेगा और वो लोन के अमाउंट पे, वो बॉन्ड और इक्विटी पे आप दूसरा लोन देकर उसको बिजनेस करवा सकते हैं। ये किया जा सकता है और ये नीति को यदि भारत के अंदर लागू कर दिया जाए तो कोई भूमिहीन नहीं रहेगा, कोई किसान गरीब नहीं रहेगा, हर झोपड़पट्टी में रहने वाले का घर होगा और भारत का हर आदमी कम से कम मिनिमम रूप पे अमीर होगा। ये एंडाउमेंट की पॉलिसी है जिसको आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, E4H2 हेल्थ, हाउसिंग, सबको हेल्थ दी जा सकती है, आवास दिया सकता है। स्किल्स, आपको स्किल्स एजुकेशन के साथ स्किल ट्रेनिंग, टैलेंट ट्रेनिंग दी जा सकती है। उसके साथ सोशल सिक्योरिटी, यानी हर एक को प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये तमाम चीजें, इंश्योरेंस, ये दी जा सकती है। रिप्रेजेंटेशन, हर एक का हर संस्थाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और आरक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट कि अब जो SC ST OBC नहीं है उनको भी 10% आरक्षण देने का फैसला मोदी गवर्नमेंट ने किया। तब मैंने कहा कि भाई अगर आपको आरक्षण देना ही था और आपने 50% का सीलिंग बढ़ा ही दिया था तो उसी बिल के अंदर आपने OBC का आरक्षण ये 27% से 45% क्यों नहीं कर दिया? उसी बिल में आपने जो है SC ST का आरक्षण 22.5 से 25% क्यों नहीं कर दिया? उसी बिल में संविधान संशोधन के SC ST का आरक्षण बढ़ाया जा सकता था और अब समय आ गया है कि जुडिशरी में, न्यायपालिका में आरक्षण लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके जजेस नहीं होंगे आपके लिए ऑर्डर लिखने वाला कोई आदमी इस देश में आपको न्याय नहीं करेगा। इसलिए न्यायपालिका में आरक्षण को लाना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लाना पड़ेगा। कहां आरक्षण लाना पड़ेगा? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लाना पड़ेगा। तो ये 3 नीति बताई, सिटीजन्स इनकम राइट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, E4H2 S2 R2, ये तमाम नीतियों को यदि लागू कर दिया जाए तो भारत से गरीबी समाप्त हो सकती है। विषमता को समाप्त करने के लिए जो 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई है, उसके लिए टैक्स सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, बजट को अलग ढंग से बनाना पड़ेगा। ये काम, इसका डिटेल इस नीति में लिखा गया है और साथ ही साथ संविधान में मानव अधिकारों को लाना पड़ेगा। आदिवासियों के इंडिजिनस राइट्स को, जल जमीन जंगल के अधिकारों को संविधान में लाना पड़ेगा। चुनावी व्यवस्था जो भारत में अप्रातिनिधिक है उसको बदलने का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ये तमाम चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं, इसके बिल मैंने ऑलरेडी संसद को दे दिए हैं। ये उसका बिल है जो मैंने संसद को दे दिया है। अब बस मेंबर पार्लियामेंट जिताने की जरूरत है। तो मैं ये चाहूंगा कि उड़ीसा में API अच्छी शुरुआत करे और हम अपना MP यहाँ जिताने की कोशिश करें। यदि हम अपने MP को यहाँ जिताते हैं, MLA को जिताते हैं, तो ये बात बहुत आगे बढ़ेगी। उड़ीसा के लिए कुछ बातें बोल देता हूँ कि उड़ीसा में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया छोटा राज्यों के फेवर में है। पश्चिमी उड़ीसा का छोटा राज्य जो है बनाने के फेवर में API है। पश्चिमी उड़ीसा एक छोटा और अलग राज्य बने, इसको API सपोर्ट करती है। दूसरा, हाई कोर्ट के बेंचेस पश्चिमी उड़ीसा में हो, एक कोरापुट में हो और एक बाकी कहीं भी और जगह हो, इसको API सपोर्ट करती है, इसको API सपोर्ट करती है। तीसरा, उड़ीसा में हर भूमिहीन परिवार को कम से कम 5 एकड़, अधिक से अधिक 10 एकड़ जमीन देने का और घर देने का
पॉलिसी को हम अडॉप्ट करते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन को किसानों की खेती अमीर बनाने के लिए हम जो है वो फॉलो करते हैं। और इसके साथ शांति से तो आगे मतलब दे दो पानी को। इसके साथ ओबीसी का रिजर्वेशन ये उड़ीसा में हम बढ़ाकर 45% करने की पॉलिसी को डिक्लेयर करेंगे। ओबीसी का सब प्लान बनाएंगे, SC/ST को सब प्लान में पैसा लाएंगे और आदिवासियों को जल जमीन जंगल से विस्थापित नहीं किया जाएगा। पेशा लॉ और बाकी कानून को प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज की ये पहली सभा है, इसके लिए ये काफी है। आप लोग चुनाव के समय में अपने इन नीतियों को ध्यान में रख के वोटिंग करेंगे और चुनाव अच्छे से लड़ेंगे। कोर्ट छाप को आप ध्यान में रखेंगे और कोर्ट के निशान को ध्यान में रख के आप वोटिंग करके उड़ीसा में API को एक बड़ी पार्टी बनाएंगे। अब मुझे ये भरोसा है कि उड़ीसा में API एक प्रमुख पार्टी बनेगी, एक मेजर पार्टी बनेगी और उड़ीसा में ये तमाम चीजों को हम लागू करेंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए आप लोगों को गाइडेंस यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय प्रबुद्ध गोंडवाना।